नमस्कार। आज हम संविधान में उल्लेखित निर्वाचन आयोग के विषय में चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्था एवं चुनाव सुधार से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनका उल्लेख हम विस्तृत रूप से करेंगे। चुनाव आयोग का संविधान में भाग 15वें में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक संविधान के अनुच्छेदों में चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रमुख कार्य संसद में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करना, राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संस्था है। स्थायी के साथ साथ स्वतंत्र भी है। यह एक संवैधानिक संस्था है, यानी संवैधानिक संस्था के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि संविधान में यह उल्लेखित है और इसलिए इसे संवैधानिक संस्था माना जाता है। इसके अलावा संविधान 24 अनुच्छेद 324 के संबंध में संविधान अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के संबंध में कुछ उपबंध या प्रावधान का वर्णन करता है। वो क्या है? निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जब प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करना होता है राष्ट्रपति को, तो उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह या परामर्श के आधार पर ही प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। इसके अलावा निर्वाचन आयुक्तों जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सेवा और शर्तें सेवा की जो शर्तें होती हैं इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। दूसरी चीज, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन से कार्य नहीं करता? ये तो हम सब बार बार पढ़ते हैं कि निर्वाचन आयोग ये कार्य करता है, लेकिन वो कौन से कार्य नहीं करता उसके विषय में बताया जाए कि आखिर वो कौन से कार्य नहीं करता। तो सबसे पहली चीज,
कि राज्य में जो ग्राम पंचायतों या जिला पंचायतों या क्षेत्र पंचायतों, नगर पालिकाओं या नगर निगमों के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में केंद्रीय निर्वाचन आयोग भाग नहीं लेता है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग निर्वाचन यानी क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग या राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग इनका चुनाव नहीं कराता। निर्वाचन आयोग 1950 से 1989 तक, यानी निर्वाचन आयोग जो था वो एक सदस्यीय था। कब तक? 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, यानी केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दिया, परंतु ये व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल सकी और 1990 में ये 2 सदस्यीय जो निर्वाचन आयोग को, एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाया गया था, वो 1990 में समाप्त कर दिया गया और यह पहले जैसी व्यवस्था हो गई। लेकिन अक्टूबर 2003 में फिर से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया और यही व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ 2 निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिनके अधिकार समान हैं, वेतन भत्ते समान हैं और शक्तियां समान हैं। अगर कोई निर्णय विवाद में फंसता है तो उस निर्णय का वो निर्णय तभी होगा जब बहुमत जिसकी तरफ हो। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों को वेतन भत्ते क्या हैं? तो जो वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलते हैं, वही वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को प्राप्त होते हैं। कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष है, लेकिन ये 6 वर्ष पूर्ण होने के पहले अगर कोई भी निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो वो 6 वर्ष के पहले ही पदमुक्त हो सकता है। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? ये है कि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो करता है, लेकिन इसका जो पद है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों के जो पद हैं वो क्या हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे पद से हटाया जाता है? इसको पद से हटाने की जो व्यवस्था है तो ये उसी रीत से हटाया जाता है जिस रीत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।
जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों को हटाया जाता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता के संबंध में संविधान मौन है तथा पदावधि का भी नहीं संविधान में उल्लेख। लेकिन संविधान में ये जरूर उल्लेख है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को रिटायर होने के बाद या पदमुक्त होने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता। यानी इसकी जो स्वतंत्रता है वो यहाँ से तय होती है। कौन कौन चीज़ है? एक तो इसको पदमुक्त करने की जो व्यवस्था है वो जटिल है। दूसरी, ये रिटायरमेंट के बाद या पदमुक्त होने के बाद किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता। आगे अनुच्छेद 325 क्या कहता है? अनुच्छेद 325 ये कहता है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, जो चुनाव कराया जाएगा उस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है तथा इन आधारों पर होने वाला दावा नहीं करेगा। यानी मतदाता सूची का उल्लेख 325 के अंतर्गत किया गया है। आगे अनुच्छेद 326 क्या कहता है? लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर संपन्न होंगे। यानी वयस्क मताधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 326 में। मतदाता सूची का उल्लेख किस में है? 325 में। लेकिन वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा थी वो मूल संविधान में 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 में मतदान की अवधि या उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और यह अधिनियम 1989 से लागू हुआ। आगे अनुच्छेद 327 विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। यानी कैसे चुनाव कराना है, किस तरह चुनाव कराना है, उस प्रक्रिया में क्या नियम हैं, इन सब चीज़ों का निर्धारण करने का अधिकार किसको है? संसद को है। यानी संसद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसी कानून के आधार पर ही निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करेगा। यानी निर्वाचन आयोग अपने तरीके से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जो भी कार्य करेगा कानून के द्वारा ही करेगा। और उन कानूनों का निर्माण कौन करेगा? तो उन कानूनों का निर्माण संसद करेगी, जिसका उल्लेख 327 यानी अनुच्छेद 327 में इस प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 328 में क्या है? यही चीज जो संघ के लिए है। दूसरा 328 में राज्य के लिए।
यानी राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति होगी। यानी जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में कैसे चुनाव कराना है, इस व्यवस्था का निर्धारण वहाँ की राज्य सरकार कर सकती है। अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 329 में ये कहा गया है कि चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई। यानी चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद अगर है तो उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब आगे, अभी तक चुनाव सुधार के लिए जो समितियों का गठन किया गया है वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, और ये कब किया गया? 1971 और 72 में। और ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि चुनाव कानूनों में संशोधन के लिए, कुछ चुनाव कानूनों में संशोधन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। दूसरी समिति कौन है? तारकुंडे समिति। इसका गठन कब किया गया? 1974 में तारकुंडे समिति का गठन किया गया। ये एक गैर सरकारी समिति थी जिसका गठन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। यानी तारकुंडे समिति का गठन 1974 में जयप्रकाश नारायण के सहयोग से गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1975 में प्रस्तुत किया। अगली समिति दिनेश गोस्वामी समिति। इसका गठन 1990 में किया गया था। अगली समिति बोहरा समिति। बोहरा समिति का गठन कब किया गया? 1993 में। और क्यों किया गया? ये चुनाव में अपराधीकरण को या राजनीति और अपराधीकरण को रोकने के लिए या सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगला है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका गठन 1998 में किया गया। इसका गठन क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि चुनाव खर्च जो होते हैं वो खर्च का वहन सरकार करे। इसके संबंध में इस समिति ने सुझाव या रिपोर्ट दिया था। यमयन वेंकट चलैया समिति। इसका गठन 2000 और 2002 में किया गया था। यानी इसने अपनी रिपोर्ट 2002 में दिया। अगली समिति है तनरवा समिति, और इसका गठन 2010 में किया गया था। अगली समिति जे.एस. वर्मा समिति। इसका गठन 2013 में किया गया था। इसके बाद चुनाव से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिनका उल्लेख करना अनिवार्य है, जैसे ईवीएम। अक्सर राजनीतिक गलियारों में ईवीएम के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न की जाती हैं। तो ये ईवीएम क्या है और इसका प्रयोग कब किया गया, इसके विषय में सूक्ष्म जानकारी देंगे। जैसे पहली बार 1989 के चुनाव में ईवीएम
यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग की व्यवस्था की गई थी। प्रयोग के तौर पर ये पहली बार प्रयोग के तौर पर लेकिन ये व्यवस्था हो नहीं पाई। तब फिर प्रयोग के तौर पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की विधानसभाओं के चुनाव में किया गया था। 1999 में गोवा में विधानसभा के चुनाव में पूरे राज्य में ईवीएम से चुनाव कराया गया था, यानी राज्य स्तर पर ही इसका संचालन, ईवीएम का संचालन अभी तक होता रहा। पहली बार ईवीएम का प्रयोग एक सीमित संख्या का मतलब 2-4 केरल के उत्तर पर नूर विधानसभा के उपचुनाव में किया गया था। यानी अगर उपचुनाव के विषय में पूछता है कि पहली बार उपचुनाव में इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था 1982 में, और सीमित मात्रा में, वो भी केरल की परनूर विधानसभा में। 2003 में सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2004 के आम चुनाव, 2004 के आम चुनाव, वो भी लोकसभा के, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा ही किए गए। यानी 2004 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो केवल ईवीएम मशीन के द्वारा ही किए गए। 1993 से जो मतदान हुआ उसमें फोटो पहचान पत्र जारी की गई। यानी फोटो पहचान पत्र जारी किया गया 1993 से। डाक मतपत्र का प्रारंभ कब से हुआ? तो डाक मतपत्र का प्रारंभ 1999 से, और प्रॉक्सी मतदान की व्यवस्था 2003 से प्रारंभ की गई। ईवीएम में ब्रेन लिपि की शुरुआत 2004 से आंध्र प्रदेश की आसिफ नगर विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार किया गया। इसके बाद 2019 में ये व्यवस्था लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव में भी लागू हो गई। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान या मताधिकार 2010 से प्रदान किया गया। यानी जो विदेशों में रहते हैं, ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं, उनको मताधिकार 2010 से प्रदान किया गया। मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन, यानी मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन जोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो 2013 से शुरू की गई। नोटा का विकल्प 2013 से शुरू हुआ, और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, राजस्थान के विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार
नोटा का प्रयोग किया गया। 16वीं लोकसभा 2014 में आम चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के राज्य विधानसभाओं के चुनाव में लागू की गई। यानी लोकसभा में 2014 में लागू हुई और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम विधानसभाओं में भी 2014 से लागू, नोटा पद्धति 2014 से लागू की गई। मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपैट जिसे कहा जाता है, 2014 के लोकसभा चुनाव में 8 चुनाव क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया और वहीं ईवीएम और मतपत्रों पर उम्मीदवार की फोटो का प्रयोग पहली बार 2015 से शुरू किया गया। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध 2009 से शुरू हुआ और वर्तमान में हमारी जो जमानत राशि है वो लोकसभा के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 25,000 है और SC ST के प्रत्याशी के लिए 12,000। वहीं विधानसभा के चुनाव में सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 10,000 और SC ST प्रत्याशी के लिए 5,000। तो मित्रों, जो एक हल्की फुल्की जानकारी थी वो हमने आपको प्रदान किया। आपसे इतना तो हक बनता ही है, विनम्र अनुरोध का, कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।